शुरू वीडियो। अच्छा ठीक है, शाबाश। चलो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमने कहाँ तक पढ़ रखा है, कहाँ से पढ़ना है, कितना आता है, कितना भूल गए? शाबाश, जितना पढ़ा था सारा याद है? पक्की बात है? याद है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था हमने। कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर, हाँ पढ़ लिया हमने। कंसिडरेशन से तो नहीं था उस दिन, ये नहीं था, हम दोनों ही थे क्या? तुम दोनों ही थे? अच्छा तुम और रश्मि थे, हाँ राइट। वो वीडियोस अपलोडेड हैं, जितना पढ़ाया है उसका देख लेना सब कुछ। एग्जीक्यूटेड मतलब किसको आता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और एक पास्ट वाले। ठीक है, यहाँ तक। जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो भी हो रहा है सब कुछ प्रॉमिस के हिसाब से हो रहा है कि सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, जो होंगे, कल को कॉन्ट्रैक्ट होगा, कल को परफॉर्मेंस होगी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, उनको प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट इन द सेंस में क्या हो सकता है, मान लो हाफ पार्ट डन है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और बाकी का हाफ बचता है, तब भी ये प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तुमने पैसे दे दिए, उसने सामान कल भेजना है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। गेटिंग दैट पॉइंट? सब कुछ इन प्रेजेंट हो रहा है, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है, एग्जीक्यूटरी। सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है, तुमने पैसे भी नहीं दिए, उसने सामान भी नहीं भेजा, तो एवरीथिंग विल बी इन द फ्यूचर, वो एग्जीक्यूटरी। आधा डन है, आधा बाकी है, तुम्हारा एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट में आ गया। बाकी का अगर पास्ट है कि अगर दोनों डन है, एवरीथिंग इज डन, बोथ द कंसिडरेशंस हैव बीन पेड बाय द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, तो एंटायरली डन या तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, मन्नत, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में फ़र्क था यहाँ पर, क्या था कुछ याद है? इंडियन लॉ में एक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, सॉरी इंग्लिश में नहीं मानते। इंडियन लॉ में सारे होते हैं और इंग्लिश में पास्ट नहीं होता। शाबाश। इंग्लिश वाले लॉ में ये लोग पास, देख ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये ब्रिटिशर्स बना के गए थे, पुराना एक्ट है, वो लोग बना के गए, राइट। उन्होंने यही चीज़ इंडिया के लिए भी बनाई, सब कुछ है, तभी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसी सेंस में हमने एक और चीज़ समझी थी कि जो भी आपके ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बाद में इंडियंस ने कुछ अमेंडमेंट्स किए, और वो अमेंडमेंट्स के हिसाब से उन्होंने बोला कि यार देख, भले ये पास्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये सब है ना, वो लोग नहीं बना के गए थे, सो इंग्लिश उन्होंने नहीं बनाया, हमने ऐड किया, इसलिए इंग्लिश लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, वो तुमने आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा किस पे, पेज नंबर पे लिखा भी था ना? मिल गया? वो एक एक्सेप्शन लिखा था एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी के बाद, ऊपर टॉप में छोटा सा। पेज 564 के सी पॉइंट के नीचे दो लाइन। ठीक है, उसके अलावा आज तो मन्नत की बैंड बजेगी, और कुछ है ही नहीं कोई पढ़ा है जिसने। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर,
एक्सप्लेन. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. मूव मूव. मतलब जो प्रॉमिसर है उसके कहने पे मतलब एग्जाम्पल याद आ रहा है कुछ? एक बार लाइन फिर से बोलो. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. मतलब कि ट्राई कर रहे हो कि सपोज मैंने आपको बोला कि मैं तेरे को गाड़ी दे, मेरी गाड़ी खरीदनी है ना, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं खरीदूँगी, तो मैं प्रॉमिसर हुई कि मैंने गाड़ी खरीदनी है. तो जब मैं बोलूँगी तभी कंसिडरेशन होगी ना, मैं दूँगी तो कंसिडरेशन लेंगे. तो शायद कोई चीज़ है कि कंसिडरेशन तभी मूव करेगी जब प्रॉमिसर का होगा. हाँ हाँ हाँ. प्रॉमिस दोनों है ना तब. एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी होता है ना. प्रॉमिसर कौन है जो ऑफर देता है? प्रॉमिस वाले सही तो बोला था इसने. प्रॉमिसर ऑफरर सारे ये सेम. हाँ जी. हाँ वो आग बुझाने वाला एग्जाम्पल याद है? अच्छा, उसमें वॉलंटरी एक्ट होगा. वो वॉलंटरी एक्ट था. फिर हमने वो बोला था कि स्पेसिफिकली अगर हमने पहले पैसे मांग कर ही ये काम करेंगे, क्योंकि अगर हाँ हाँ उसमें वो था बच्चे, जैसे कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. प्रॉमिसर मतलब जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हें पैसे दूंगा. अब यहाँ पर अगर तुम खुद आग बुझाने गए और पैसे मांगे तो वो पैसे नहीं देगा, वो प्रॉमिसर है. अंडरस्टैंड. हम यहाँ पर देखो ये चीज़ हम रिवाइज कर रहे हैं. एक तुम्हारा प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी. जो बंदा तुम्हें पैसे देने वाला है वो प्रॉमिसर है. ठीक है, ये समझ के रखो. अब जिसको पैसे देने हैं, जिसकी जेब से पैसा जाना है उसकी मर्ज़ी तो होनी चाहिए ना. ये समझ में आता है? जिसकी जेब से पैसे जाने हैं उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 1. अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पर कहीं पर आग लग गई, तुम फटाफट जाते हो आग बुझाने के लिए और तुमने उसकी हेल्प करी, आग बुझा दिया, सब कुछ हो गया. अब तुम वहाँ खड़े हो कि पैसे तो दो इस चीज़ के, मैंने इतना सारा काम किया उसके पैसे दो. राइट. वो बंदा फिर वो तो मुकर सकता है ना कि मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं इस काम के इतने पैसे दूंगा. नहीं ना. तो इफ़ ही वुड हैव कॉल्ड यू और टोल्ड यू कि आजा 1 घंटे का 500 मिलेगा, तो ये क्या है? ये एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर हुआ. जब तक प्रॉमिसर ने ये बोला ही नहीं होगा कि आपको इस काम के पैसे मिलेंगे, तब तक आपको उस चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे. इट विल मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? पक्की बात है ना? आधा अधूरा आया तेरा शक्ल पे. श्योर है? ओके फाइन. चलो ठीक है. तो आप अगर वॉलंटरी एक्ट्स करते हो तो प्रॉमिसर की तरफ से अगर कोई वॉलंटरी एक्ट होता है तो उसका आपको एक्सेप्टेंस या जो भी अगर आप बोल रहे हो उसके कंसिडरेशन नहीं मिलेगी. ठीक है. इफ़ दैट इज़ एक्सेप्टेड, इवन इफ इट इज़ एक्सेप्टेड, बट इफ़ देर वॉज नो ऑफर एट द प्रिसाइडिंग दैट एक्सेप्टेंस, इट विल नॉट बी अ कंसिडरेशन फॉर इट. गेटिंग द पॉइंट? वो हमने एक पढ़ा था ना कि वो ऑफर मस्ट प्रिसीड दी एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ. वो एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, मार्क भी करवाई थी मैंने, बोला भी था, पूछते हैं इसको लाइन को कमेंट. एक्सेप्टेंस. ऑफर एक्सेप्टेंस में कहीं होगा, एक्सेप्टेंस में होगा. A contract emerges from the acceptance of an offer. नहीं, इसके अलावा एक्सेप्टेंस में देखो बच्चों. पेज नंबर 561. ये एच पॉइंट ऊपर एक्सेप्टेंस वाला, कंसिडरेशन के पहले एच पॉइंट के नीचे, एन एक्सेप्टेंस नेवर प्रोसीड्स एन ऑफर. मिला? तो कुछ भी मार्क मुक क्यों नहीं कर रहा? चलो ठीक है. तो एक कंसिडरेशन की अब हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, और उसके बाद आगे क्या था? कुछ याद है? मन्नत याद है?
कंसिडरेशन देखो, अच्छा आपने ऐसे समझाया था कि मतलब हाँ जो काम हमें दिया हम किसी और पे नहीं डाल सकते, ऐसे ना बताइए। वो इंग्लिश वाला नहीं डाल सकते, हाँ वही। हाँ हम डाल सकते हैं। देखो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर चाहेगा तो आपके उसके डिज़ायर पर ही वो आपको पैसे मिलने वाले हैं। इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी एग्रीड इन एडवांस दैट इट हैज़ टू मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जिस बंदे को पैसे देने हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, जिस बंदे को पैसे देने हैं उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए पैसे देने से पहले कि क्या उसे इस चीज़ के पैसे देने हैं या नहीं, क्या बात हुई है कि नहीं, उसको पता तो हो कम से कम। तो देन एंड ओनली देन इट विल मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। इफ़ यू गो हेल्प हिम आउट एंड देन आस्क फॉर मनी, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गिव यू मनी, ठीक है। इफ़ यू गो आस्क फॉर मनी, ठीक है, और देन डू द एक्ट, देन ही इज एंटाइटल्ड टू गिव यू द मनी। गेटिंग द पॉइंट? तो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, तो मूव एट द डिज़ायर। अब मूव अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे मूव क्या बोलते हैं, फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ऐसे लिखा था कि एक बंदे के डिज़ायर पर तो ये काम हो रहा है, साथ ही साथ हमने बोला कि ये नेक्स्ट पॉइंट में, मैं मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इन द सेंस दैट अब वो जो आग बुझाने के लिए मैं गई थी, मैं अपने किसी दोस्त को, किसी घर के बंदे को, किसी को भी लेके जा सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ के पैसे ले रही हूँ, बट ये काम उसका होना ज़रूरी है, ये काम मैं ही करूँगी ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो इट मे मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एज वेल, ठीक है। बाकी ये सब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक होता है। मान लो कोई किसी अरे हेल्थ केयर का फैसिलिटी है, हेल्थ केयर की सर्विस है, तो उसका मतलब बंदा डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर नहीं है तो वो थोड़ी करेगा, राइट। तो बस इट इज़ केस टू केस बेसिस, यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है। तो इट मूव द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ खास लिखा था, रूल्स गवर्निंग और ये सब हैं, एक्सेप्शंस हैं मेन, तो एक्सेप्शंस में टाइम लगा था। ये इसका वीडियो अपलोडेड है, एक बार देखो। तो नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बात करते हैं, ठीक है। ये मेन तो मैं कंसिडरेशन का मेरे को टॉपिक समझाना था कि होता क्या है सब कुछ, सो दैट वी कैन मूव अहेड। अब यहाँ तक क्लैरिटी है। नाउ यू हैव वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। फ्लॉज आ जाओ, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्रिविटी हम बाद में करेंगे, प्रिविटी होल्ड पे रखा था। तो वॉइड, वॉइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्री कंसेंट। So listen, there may be circumstances under which a contract made under these rules may still be bad. क्यों? Because there is a flaw, vice मतलब वाइस वो भी होता है, हाँ बुराइयाँ, वाइस वो WISE होता है, अकल वाला वाइस। ये वाइस इस किसी के अंदर की बुराइयाँ, ठीक है। उन्होंने देख फ्लॉ के साथ ही बोला ना, उसको पढ़ के देख, समझ में अपने आप ही आ जाएगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में स्टिल बी बैड, क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ फ्लॉ और वाइस और एरर समवेयर, है ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच फ्लॉ द एपरेंट एग्रीमेंट इज़ नॉट अ रियल एग्रीमेंट। वेयर देयर इज़ नो रियल एग्रीमेंट द लॉ हैज़ 3 रेमेडीज़। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपकी एग्रीमेंट ढंग से नहीं बना है तो आपके पास रेमेडीज़ होती हैं। रेमेडीज़ इन द सेंस वी कैन डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट एज एंटायरली void और voidable और illegal etc. एंड देन यू हैव रेमेडीज़ फॉर कंपेंसेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या ये सब अलग अलग, ठीक है। तो एक बार यहाँ देखो, फर्स्टली द एग्रीमेंट में बी ट्रीटेड एज नो इफेक्ट एंड इट विल देन बी नोन एज अ वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एंटायरली विदाउट इफेक्ट, इनएफेक्टिव मान ली जाएगी, जैसे कि कभी हुई ही नहीं, और अगर हुई तो उसका कोई वजूद ही नहीं, ठीक है। तो एक वो, या तो सेकेंडली द लॉ में गिव द पार्टी अग्रीव्ड द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हिज बार्गेन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज देन नोन एज voidable। voidable कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होते हैं? करे जा सकते हैं, एबल टू बी void, राइट। मतलब अब तक void नहीं हुए हैं। इसका ये भी मतलब बोल सकते हैं कि अब तक वैलिड भी नहीं है ना। ये वो बॉर्डर पे खड़े हैं, या इस पार या उस पार, करेक्ट। और ये दोनों मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जिस बॉर्डर पे है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वैलिड भी किया जा सकता है और वॉइड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? सो voidable contracts आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच माइट बिकम void एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी माने जो एग्री करती है, नहीं,
फिर एग्री होगी। अग्रीव्ड का अपना मतलब है, अग्रीव्ड मतलब जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ बुरा हुआ है, ठीक है। अग्रीव्ड पार्टी मीन्स द पार्टी हु हैज़ सफर्ड लॉसेस, ठीक है। तो अब तुम मान लो, अगर एग्जाम्पल हमने करण को बोला कि करण सुन, तेरे को ना ऐसा करना पड़ेगा, तेरी जो यहाँ पे बाइक खड़ी होती है ना, ये बाइक तेरे को सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करण तो मना कर देगा कि हम तो नहीं बेचते भाई, ये क्या ज़बरदस्ती है, मुझे बाइक नहीं बेचनी अपनी, मैं नहीं बेचूंगा, राइट। यहाँ तक डन है। फिर क्या हुआ, हमने करण को बोला कि देख, अगर तूने ये बाइक नहीं बेची ना तो मैं देखो गोली से उड़ा दूंगा। तो ये क्या हुआ, कोअर्जन। तुम्हें पता है ना ये कोअर्जन, थ्रेटनिंग समबडी, राइट। सो इफ़ आई थ्रेटन यू टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी, तो वो कोअर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपका कंसेंट फ्री नहीं है ना। जब फ्री कंसेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल बन जाते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंड, मान लो करण ने ज़बरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ही एंटर कर लिया, ठीक है। मैंने ज़बरदस्ती करण से ये कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। क्लैरिटी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, पता है द बिगेस्ट थिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही एंटर्स इनटू, और ये पीछे नहीं हटता ना तो ये वैलिड बन जाएगा। अगर करण ने भले डर के मारे या कैसे भी, अगर मुझे अपनी बाइक सेल कर दी, ठीक है, और मैंने इसको पैसे दे दिए, तो कल को करण कुछ नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सामान आया है, पैसा गया है, एवरीथिंग इज़ डन। इसीलिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट बॉर्डर पे खड़ा है। वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। अब वॉइड कैसे हो सकता है, अगर करण कल को मना कर दे कि मैं नहीं बेचूंगा मेरी बाइक, मैं आज गई उसके पास, बंदूक रखी, बोला कि बाइक बेच, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ बोल दिया, ठीक है। अब मेरे को बाइक चलानी थोड़ी आती है, मैंने उसको बोल दिया, मैंने बोला कल डिलीवरी आ जानी चाहिए घर पे। वो कल के कल ऐसे मेरे बोलने के आधे घंटे बाद भाग गया वो हिमाचल, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ उसको। ये क्या हुआ, इसने अपने उस कॉन्ट्रैक्ट से तो पीछे हट गया ना, तो इसने वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड एबल था उसको वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं है उसका, राइट। मैं क्या अब करण के बिहाफ पे या करण के लिए या करण के वजह से कोर्ट जा सकती हूँ कि भाई करण ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया? नहीं जा सकती ना। क्यों? कंसेंट फ्री नहीं था, राइट। तो जब ऐसा कंसेंट फ्री ना हो और कॉन्ट्रैक्ट पीछे हट लिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं वॉइड बन जाता है। पॉइंट समझ में आया? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से हुआ हो और अगर अभी ये हिमाचल भाग गया होता तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता ना। सारे पॉइंट समझ में आ रहे? कहाँ खोई आज? टेंशन है भाई। तो यूजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो अगर ब्रीच होते हैं तो वॉइड बनते हैं। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच होते हैं ना तो आपका वो ब्रीच ही होगा और वो फिर सू किया जा सकता है, कंपनसेशन लिया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक चीज़ जो ऐसे बहुत सही हो गई करण के साथ, क्या बोल सकते हैं, देखो मान लो मैंने करण के साथ ज़बरदस्ती कोवर्जन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हें तुम्हारी बाइक बेचनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर हमने बाइक सब बात कर लिया, सब हो गया। अब है ना, मैं वैसे बुरी हूँ पर दिल की बुरी नहीं हूँ। मैंने बोला तेरे बाइक के कितने पैसे बनते हैं? बोलता अगर मैं आज मार्केट में बेचने जाऊँगा इस बाइक को तो कम से कम मुझे 5 लाख 6 लाख मिलेगा। तो मैंने बोला तो 6.5 रख, मुझे बस बाइक चाहिए इस वक्त, तो 6.5 रख, तू ले ले बाइक, ठीक है। सब सही हो गया। तो आई एम गिविंग हिम 6.5 लाख फॉर द बाइक। बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको, अब इसका बाइक के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू, इसको पैसे से तो मतलब था नहीं, बाइक तो ये अभी भी ज़बरदस्ती बेच रहा है, सब कुछ सेट है। कल को ये गया अभी मैकेनिक के पास, किसी से बात करी कि भाई क्या है ये बाइक मेरे को बेचनी पड़ रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अभी अगली मेरे को बाइक बता, अभी ये तो ले गई वो, राइट, ये तो वो ले जाएगी। तो वो बोला अच्छा ये बाइक बेचनी है तेरे को? मैं बोला हाँ। बोलता अरे तेरे को पता नहीं है इस बाइक का सब कुछ ख़राब है, टंकी उड़ने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये बाइक तो भंगार में भी नहीं बेचेगी, तेरे अच्छा हुआ तो बेच दे ऐसा करके, राइट। तो अब करण एंटर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो बाइक लेकर आया मैं भी अपना मैकेनिक लेके खड़ी थी, मैकेनिक ने चेक किया कि सब कुछ है ठीक है, उसने भी मुझे सच्चाई बता दी। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गई, मैं नहीं खरीद रही हूँ, राइट। इफ़ आई रिसाइंड फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा,
वॉइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के कंसेंट से बनते हैं। मैं तो अग्रीव्ड नहीं थी ना, बंदूक जिसके कंधे पे रखी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। अगर वैलिड वाला बंदा, जिस बंदे ने बंदूक रखी, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटती हूँ तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ब्रीच किया ऐसा माना जाएगा। उसको बाइक तो छोड़ दो, उसके साथ उसको कंपेंसेशन भी मिलेगी। आया समझ? दिस इज़ द मेन ऐसे खास बात है ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा देखो, द लॉ में गिव द पार्टी अग्रीव्ड, सिर्फ द अग्रीव्ड पार्टी द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस बार्गेन। पॉइंट समझ में आया? जिस बंदे के साथ ज़बरदस्ती की गई थी सिर्फ वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ देन नोन एज वॉइडेबल। आया समझ? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं ना। अगला, द पार्टी एट फॉल्ट मे बी कंपेल्ड टू पे डैमेजेस टू द अदर पार्टी। ठीक है, सही? ज़बरदस्ती। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट। अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब ऐसा परे या नहीं है कुछ, आप कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके डेस्टिट्यूट हो, ऐसा। यू आर डेस्टिट्यूट ऑफ श्रेया, नहीं है ना तेरे पास। तो अवॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ डेस्टिट्यूट ऑफ ऑल लीगल इफेक्ट्स। उसके पास सारे लीगल चीज़ें नहीं हैं। सारी लीगल होती ना तो वैलिड बन जाता। तो अगर सारी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है, तो आप एक चीज़ से परे बैठे हो, एक चीज़ आपको नहीं मिली है, तो और वो वाइड बन जाती है। इट कैन बी एनफोर्स्ड एंड कन्फर्स नो राइट ऑन ईदर पार्टी। सॉरी, इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड एंड इट हैज़ नो राइट ऑफ एनी लीगल पार्टी। गेटिंग द पॉइंट? ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। इट इज़ रियली not a contract at all. It is not non-existent. Technically, the words void contract are a contradiction in terms, but the expression provides a useful label for describing the situation. हाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज़ जो void है, ज़बरदस्ती या ड्रग्स बेचने खरीदने का कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी को मर्डर करने के लिए मैंने सुपारी दी, ये सारे वैसे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। पर यहाँ पर क्या बात हुई? देखो, अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसके अंदर सब कुछ लीगल होता है। एंटर इनटू एग्रीमेंट हो सकता है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है, सब एसेंशियल एलिमेंट्स ब्ला 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 सब होता है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर मैं किसी चीज़ को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलूँ तो ये तो चीज़ ऐसी नहीं हो गई कि ये अपने आप में ही अपोजिट्स हैं। अगर कोई चीज़ वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड कैसे है? पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट? तो इसलिए उन्होंने खुद ही बोला कि पता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, बस हम आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए ये वर्ड हमने बनाया हुआ है। आया समझ? नहीं, अंदर लिखा हुआ है ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन में। आया समझ? पक्की बात है? तो ये उन्होंने समझाया। बाकी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई भी लीगैलिटीज़ प्रेजेंट नहीं है, या कोई एक लीगैलिटी प्रेजेंट नहीं है। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, नो पार्टी कैन बी कंपेल्ड टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट्स, नो पार्टी कैन बी टोल्ड टू, और मे बी क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टेंस नहीं, चल मान लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट तुम्हारा वॉइडेबल। वॉइडेबल यानी वॉइडेबल माने क्या होता है? फिर वॉइड हो सकता है अगर मतलब बंदा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, एग्री बंदा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो वो वॉइड हो सकता है। तो वो वॉइडेबल है। अगर एग्रीव्ड बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो वो वॉइडेबल चीज़ वॉइड बन जाएगी। ठीक है, एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? चलो ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच अ पार्टी कैन पुट टू एन एंड। एक पार्टी कैन पुट टू एन एंड। He can exercise his option. If his consent was not free, the contract will however be binding. आई बात समझ? कॉन्ट्रैक्ट विल हाउएवर बी बाइंडिंग कब? इफ़ ही पीछे नहीं हटा। तूने तेरी बाइक बेचने के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन गया ना। तो इसमें देखो, द कॉन्ट्रैक्ट विल हाउएवर बी बाइंडिंग इफ़ ही डज नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू अवॉइड इट विद इन अ रीजनेबल टाइम। आया समझ? द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज़ नॉट फ्री एंड सो ही इज़ एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। एक दोनों में से एक बंदे का कंसेंट फ्री नहीं होता। सो
इफ़ ही हैज़ गिवन हिज कंसेंट ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्जन एक्सेट्रा, तो ये वजह होती हैं अलग अलग जिनकी वजह से आपका कंसेंट ना फ्री हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? श्योर हो? पक्की बात? द चीफ फ्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट टाइप, चीफ फ्लॉज इज कि ये मेन प्रॉब्लम्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं, फ्लॉज हैं ये वाले, ठीक है। पढ़ेंगे आगे। अच्छा एग्जाम्पल पढ़ लो वैसे उससे पहले। अच्छा इलीगल भी है? इलीगल मतलब क्या होता है? जो बस लीगल नहीं है, बस लीगल नहीं है, उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। बढ़िया बढ़िया, पढ़ लो एक बार इसको। चल फटाफट रीड कर, तुम्हें आता है ये चीज़। इलीगल एग्रीमेंट का पैराग्राफ और एग्जाम्पल, तब तक मैं ये चेक करूँ।